शिवसेना के साथ हुआ वही हाल एनसीपी का हो गया। अब ना नाम बचने की स्थिति, ना निशान बचने की स्थिति। विपक्षी एकता का जो गुब्बारा था वो फूट गया। पटना के बाद बेंगलुरु में बैठक होने वाली थी, उससे पहले बम यहाँ फूट गया। शिवसेना की तरह एनसीपी भी टूट गई और बीजेपी के साथ सरकार में शामिल हो गई। कहा जा रहा है कि अब अगला नंबर बिहार का है। इसी पे जोरदार बहस सुनिए, जिसमें आरजेडी के चितरंजन गगन की राकेश शर्मा ने जमकर क्लास। सबसे पहली बात यह है कि नरेंद्र मोदी की राजनीति का कोई मुकाबला देश में नहीं है। नरेंद्र मोदी के सामने शरद पवार बित्ते भर के हो गए, ये पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि महाराष्ट्र में अजीत पवार कोई चाणक्य नीति के तहत आए और गए नहीं थे। अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस के साथ आए थे। उस वक्त शरद पवार ने एक अपनी राजनीति के तहत उनको एक तरह से कहें कि पीछे धकेल दिया, लेकिन जब पार्टी में भी पूरी तरह से खारिज किया तो अजीत पवार ने अपनी ताकत, अपनी शक्ति दिखा दी। और तीसरी बात ज्यादा महत्वपूर्ण है, परिवारवादी पार्टियों के लिए ये वक्त बेहद खतरनाक है। हर परिवारवादी पार्टी गर्त में, गड्ढे में जा रही है, चाहे अपने परिवार के बीच में से या दूसरा कोई उसे कर रहा हो। उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे की लड़ाई के बाद ही समझ में आ गया था महाराष्ट्र के लोगों को, लेकिन जब उद्धव ठाकरे इसके बात नहीं माने और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने पूरी तरह से उद्धव ठाकरे ने अपनी शिवसेना जो बाला साहब वाले थी उसको लगभग ध्वस्त कर दिया, शरद पवार के चरणों में सौंप दिया। ठीक, वो राजनीति खतरनाक है। और आज देखिए कि पुत्री मोह में शरद पवार ने पार्टी खत्म कर दी। और आप ध्यान से देखिए तो महाराष्ट्र की दोनों पार्टियां अब लगभग उस तरह से देखे तो नीचे चली गई। ये बिहार में क्या चल रहा है? बार बार ये चर्चा हो रही है, महाराष्ट्र के बाद अगला नंबर बिहार का है, और इसी आशंका के चलते नीतीश कुमार जी ने एक एक विधायकों से मुलाकात की। ये सब कुछ ठीक नहीं है क्या अंदर खाने में? राकेश जी, पहली बात, बिहार के बारे में लोग भ्रम में है। बिहार देश को राजनीतिक दिशा देने का काम करता रहा है, आज भी कर रहा है, आगे भी करेगा। और बिहार का ही असर है कि 23 जून को जो बिहार में बैठक हुई पटना में, आज उसी का असर है कि भाजपा की जो सारी कलई खुल गई। और एक बात आप याद रखिए, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपके साथ जो है सो और भी वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं जो विश्लेषण कर रहे थे, लेकिन मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगा कि इतिहास के पन्नों को उलट कर देखें। जिन्होंने लोकतंत्र का कब्र खोदने का प्रयास किया वे खुद कब्र में चले गए। तो इससे जो है सो भले ही क्या जनता तय करती है। और इतना अभी भोपाल में 2 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण हो रहा था, उनका भाषण का हुआ लाइन काफी प्रेस मीडिया में, काफी चैनलों पर चला, मैं गारंटी लेता हूं भ्रष्टाचारियों को अंदर करूंगा। तो वह सामने जनता देख रही है कि जो जिस भ्रष्टाचार पर लंबे चौड़े तकदीरें, नहीं सुन लीजिए मैं आप ही के बात हूं चितरंजन जी। 2 बातें हैं सर, 2 बातें हैं। आप कह रहे हैं बिहार की सियासत देश को दिशा दिखाती है, तो कौन सी दिशा मुझे नहीं समझ में आ रहा। हर्षवर्धन जी शायद बेहतर बता देंगे या फिर शाइना एनसी बता देंगी कि वहां पर चुनाव कौन जीते, किसके साथ जीते, किसके साथ जाकर कितनी बार सरकार बना ले, सर ये कहा ही नहीं जा सकता। तो ये कौन सी दिशा है वो भगवान जानता है। हर्षवर्धन जी मुझसे बहुत सीनियर है, शायद वो बेहतर विश्लेषण करेंगे। और दूसरी बात सर, सुनिए चितरंजन जी, सुनिए सर, ठीक है चितरंजन जी सुनिए सर। और दूसरी बात ये है सर, करप्शन की बात कम से कम आप लोग ना करिए, और क्यों ना करिए ये आपको बेहतर तरीके से पता है। किसी परोपकार के मुद्दे पर लालू यादव जी जेल नहीं गए, तो सर करप्शन की बात मत करिए प्लीज। वो देश की जनता, बिहार की जनता देख रही है। मैंने कहा कि बिहार में जो 23 जून को जो बैठक और इसके पहले जिस जंग से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी, उसी समय से जो है सो भाजपा की 3 लड़ाई शुरू हो गई। और यहाँ पर जो महागठबंधन की सरकार बनी, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यू जो साथ में आई, वो एक संदेश देने का काम, और उसी का अगला रिजल्ट हुआ कि आप देखिए 23 जून को बिहार में पटना में। वो संदेश पहले भी दिया जा चुका है, क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ चितरंजन जी। ऐसा थोड़ी नहीं है कि जेडीयू आरजेडी पहली बार एक साथ आए और पहली बार एक दूसरे से अलग हुए होंगे। ये तो आदत हो गई है। नहीं राकेश जी, आप जो सब वरिष्ठ पत्रकार हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमेरिका में बोला था कि हर हिंदुस्तान के डीएनए में लोकतंत्र है। तो आप लोकतंत्र की हत्या करके, कौन सी लोकतंत्र की हत्या हो गई? कौन सी लोकतंत्र की हत्या हो गई? कैसे हो गई?
नहीं, यह क्या हुआ? आप समझाइएगा, आप समझाइए। अरे तो जनता बिहार सब में समझ चितरंजन रही है। जी चुनाव जनता किसी के को साथ लड़िए, देखिए, जीतिए जनता- किसी के कब साथ, तक अजीत सरकार पवार किसी और के साथ बना लीजिए, सुनिए, फिर उसके साथ भी पूरा नहीं रहिए, तो वहां लोकतंत्र का आप सुन सम्मान होता है लीजिए, क्या? जो 9 अगर मंत्री- यही परिभाषा आप लोकतंत्र सुन- की हत्या की है राकेश जी, तो वहां राकेश सम्मान जी, होता है क्या? राकेश जी, आप बुलाए हैं चैनल पर तो जवाब सुन लीजिए। जवाब ही सुन रहा हूं नहीं तो सर, नहीं बुलाइए। क्रॉस क्वेश्चन होता है नहीं, डिबेट में। आप बोलते रहिए, आप बोलते रहिएगा और मैं ठीक है, बोलूं, जल्दी जवाब दीजिए फिर क्या लोकेश भाई। ठीक है, नहीं, आप बोलते रहिए, मैं जो बोलूं तो आप बोलते रहिए। यह कोई डिबेट का यह सवाल नहीं है। आप नाक रगड़ कर जाइएगा, भ्रम में है। 24 में भी देश की जनता सबक सिखा देगी। अब माला जपते रहिए, भक्ति करते रहिए, माला झंडलाते रहिए। हाँ। देखिए यही होता है चितरंजन जी, सवाल जब नहीं भाते हैं, सवाल अच्छे नहीं होते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर होते हैं, तो आप एंकर पर सवाल उठा देंगे सर ये टैगिंग करते रहिए, और इन टैगिंग को मैं ऐसे झाड़ देता हूं सर। सुन लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी पैनलिस्ट कोई भी टैगिंग मुझे करे, जो सवाल मुझे ठीक लगेगा और जनता के हित में लगेगा वो सवाल पूछूंगा। और आपने कहा कि महाराष्ट्र में जो हुआ लोकतंत्र की हत्या हुई, तो बिहार में जो कई बार हो चुका है वो लोकतंत्र का सम्मान होता है क्या? ये सवाल आपको चुप गया सर? नहीं, आप जो कहिएगा वही होगा। मैं बिल्कुल नहीं सर, सुनिए पहले। नहीं। मैंने कहा कि कल तक अजीत पवार भ्रष्टाचारी थे, जो 9 मंत्री शामिल हुए हैं कल तक भ्रष्टाचारी थे। आज जब सरकार में शामिल हो गए, सारे भ्रष्टाचार के आरोप खत्म हो गए। आप भ्रष्टाचार पर लंबी चौड़ी डिग्री हाँकते हैं। सारे सरकार आपका भ्रष्टाचार से बना हुआ है। सरकार बनाने में आप भ्रष्टाचारी, आपसे बढ़कर भ्रष्टाचारी कौन है इस देश में? और भ्रष्टाचार पर लंबी चौड़ी डिग्री हाँकते हैं। ठीक है सर, ठीक है। सवाल यह है, नहीं सवाल यह है कि सारे भ्रष्टाचारी सदाचारी हो गए। नहीं, फिर तो सवाल ये भी है सर। चलिए मैं लोकेश भाई के पास जाता हूं सर, सवालों का सिलसिला बहुत लंबा हो जाएगा। फिर तो सवाल ये भी उठेगा कि जब नीतीश कुमार ने साथ छोड़ा था आरजेडी का, पता नहीं तेजस्वी ने क्या क्या कहा था सर, नीतीश कुमार ने भी पता नहीं क्या क्या कहा था सर, और भगवान जाने क्या क्या कहा था, भगवान जाने क्या क्या कहा था। देखिए पांडे जी, ये जो गुब्बारा जो फोड़ा जा रहा है ये 2024 तक फोड़ सकते हैं, क्योंकि इनकी सरकार है। आप सरकारी एजेंसियों को किस प्रकार से लोगों के पीछे लगा करके, और आप ये जो गुब्बारा फोड़ने की बात कर रहे हो उसको पूरा देश देख रहा है। वो देश 2024 में जवाब देगा। देखो इन लोगों को कहाँ तो जेल में डालने की बात हो रही थी, कहाँ इनको सरकार में ले लिया, तो ये तो इसकी जांच कौन करेगा? इससे बड़ा भ्रष्टाचार तो कहीं हो ही नहीं सकता कि आप जिसको चोर बता रहे हो और उसको आप सरकार में ले रहे हो। तो ये तो मैं समझता हूँ कि देश इतना बेवकूफ नहीं है कि देश इन सब चीजों को समझ दे रहा हो, और देश 2024 में इसका जवाब देगा। आज चाहे कोई नहीं तो जवाब देगा किसको भाई? विक्रम जी जवाब देगा किसको? आप एकजुट होकर चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे, वो एकजुटता रही नहीं। आप देखिए किस तरीके से पार्टियों में मतभेद, पार्टी में नेता बच नहीं रहे हैं, तो लड़ेगा कौन इनसे? नहीं, ये हम कैसे मान लें? देखिए पार्टियां कहीं नहीं जा रही, ये जो लोग जा रहे हैं ये कोई पार्टी नहीं है। ऐसे पहले भी कई वाकये हुए हैं और वो लोगों ने मुंह की खाई है। पार्टियां बरकरार रही है। शरद पवार जी की पार्टी के साथ भी कई बार ऐसे हुआ, लेकिन वो डटे रहे और पार्टियों को उन्होंने खड़ा किया। लेकिन तो लोग चले गए थे छोड़ के, उन्होंने मुंह की खाई है। तो ये कहना कि नेता चले गए, ये चले गए, देखिए पब्लिक का ये तो वोट तय करेगा कि पार्टी नहीं वो तो वोट तय करेगा ही विक्रम साहब। 2014 में भी वोट तय किया था, 2019 में भी वोट ने तय किया था, 2024 में भी वोट ने तय किया था। सर देश में वोट ही तय करता है, बाकी कोई कुछ तय नहीं करता है। शाइना एनसी, आपने अपने वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल किया, विक्रम सिंह कह रहे हैं, विद्या जी कह रहे हैं। देखिए देश में, पूरे देश को समझ लिया है कि भाई ये लोग। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि ये पूरा नैरेटिव जो है वो मोदी जी के प्रति एक रेफरेंडम है। मोदी जी की लोकप्रियता सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी लोग उनके प्रति आकर्षित हो रहे हैं उनके काम करने की पद्धति से। यहाँ आप देख रहे हैं कि उनकी प्रगति, सोच, विचारधारा को लेके इतने सारे आमदार जो अलग अलग पक्ष से आते हैं सोचते हैं कि विपक्ष क्या कर रहा है। बिहार में क्या हो रहा था, जहां राहुल गांधी बिल्कुल चुप्पी पे बैठे थे, शरद पवार कोशिश कर रहे थे सबको इकट्ठा करने, वहां उनके खुद के विधायक ने मोदी जी से प्रेरित होके ये ठान लिया कि उनको प्रगति की राजनीति करनी है और जनहित में। उस जनहित में हम स्वीकार करते हैं कि जो भी विधायक हो या कोई भी नेता हो, अपने गठ के साथ जो भारतीय जनता पार्टी की एक विशेषता है, जो एक स्थिर सरकार देने की, एक प्रगतिशील सरकार देने की, और 9 साल में जो काम हमने कर दिखाया है वो जमीनी स्तर पे हर एक नेता को पता है। उस परिप्रेक्ष्य में मुझे लगता है कि अजीत पवार जी ने ये निर्णय लिया, एकनाथ शिंदे जी ने मराठा छत्रपति शरद पवार को रविवार को उस वक्त करारा झटका लगा
जब लंबी खींचतान के बाद भतीजे अजीत पवार ने एकनाथ शिंदे और भाजपा की सरकार को समर्थन दे दिया। झटपट 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ले ली और अजीत पवार गुट का दावा है कि वही एनसीपी है, क्योंकि 53 में से 37 उनके साथ है। इसी बीच शरद पवार का कहना है कि उन्हें विधायकों के छोड़ के जाने का दुख नहीं है। 82 वर्षीय शरद पवार ने कहा कि जब चुनाव आएगा तो इन लोगों की किस्मत का फैसला हो जाएगा। क्या आपसे भाजपा में जाने के लिए कुछ विधायकों ने कहा था? इस सवाल पर शरद पवार ने कहा कि मुझे किसी ने कोई बात नहीं कही थी। इसी बीच अजीत पवार ने एक कदम और आगे बढ़ाकर महाराष्ट्र में एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे को घोषित करने की तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल अजीत पवार के गुट का दावा है कि 40 विधायक उनके साथ है, इसलिए उनका गुट ही असली एनसीपी है। उन्होंने सिंबल और नाम पर दावे के लिए चुनाव आयोग का रुख किया है। वहीं शरद पवार खेमे में अजीत पवार को शपथ समारोह में जाने वाले 3 नेताओं को पार्टी से बाहर कर दिया है। फिलहाल यही साफ नहीं है कि पार्टी किसके पास है और दोनों गुट एक दूसरे को नकली एनसीपी बता रहे हैं। सीनियर पवार ने कहा कि एनसीपी तो पूरी तरह से हमारे साथ है। पवार ने कहा कि जो लोग छोड़कर गए हैं उन्होंने उन्हें कुछ नहीं बताया। शरद पवार ने इस दौरान नेता विपक्ष को लेकर कहा कि उनके पास सबसे ज्यादा विधायक होंगे, उनका ही नेता होगा। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस के पास सबसे ज्यादा विधायक होंगे तो फिर उनका ही नेता होगा। इसी बीच कांग्रेस का कहना है कि विधानसभा में नेता विपक्ष के पद पर हमारी दावेदारी मजबूत है। कांग्रेस का कहना है कि जब अजीत पवार दावा कर रहे थे कि उनके पास एनसीपी के 40 विधायक हैं, ऐसे में एनसीपी के पास 13 ही विधायक बचे और विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस बन गई है, इसलिए हमें ही नेता विपक्ष का पद मिलना चाहिए। शरद पवार का कहना है कि 3 महीने में तस्वीर साफ हो जाएगी। समय आने पे सभी लोग मेरा साथ देंगे। यही नहीं, भतीजे अजीत पवार के दावों को लेकर शरद पवार ने कहा कि उनकी बातों का कोई महत्व नहीं है। जयंत पाटिल महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं। पार्टी और सिंबल अब अजीत पवार के गुट के दावों पर शरद पवार ने कहा कि सिंबल से कुछ नहीं होता, लोग हमको जानते हैं, हम उनके बीच जाएंगे और आशीर्वाद मांगेंगे। उन्होंने कहा कि यह मेरे लिए नया नहीं है, पहले भी ऐसा देख चुका हूं। उन्होंने अजीत पवार के अंदर खाने आशीर्वाद देने के कयासों को नकारा और कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि अजीत पवार के कुछ भी बोलने का महत्व नहीं है।